बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब, रोज़ाना लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन लेकर आते हैं, जिसमें हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और वो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, जिसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चाइल्ड ओबेसिटी के बहुत केसेस आ रहे हैं और उसी के साथ साथ यंग एज में या एडल्ट एज में भी ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। क्या वजूहात है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ा नाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग इज़ फाइन। बहुत अच्छा गुजर रहा है, रोज़े से खूब फ़ायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, रूटीन आपकी हेक्टिक हुई है क्योंकि पेशेंट्स को भी देखना होता है और उसके साथ साथ रोज़ा भी सारा मैनेज करना होता है। हाँ जी, रोज़ा तो इसी तरह काम में गुजर जाता है, उसका तो इतना पता नहीं चलता। ज़्यादा हर जो है वो इबादतों का हर चल रहा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब मैनेज हो रहा है। डॉक्टर हफीज़ा, आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी पे, यानी मोटापे पे। बहुत ज़्यादा हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड ओबेसिटी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं यंग एज में, बहुत 6-7 एज में भी उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या बेसिक रीज़न क्या है इसकी? आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा वजूहात जो हैं, इसके अंदर बड़े फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं। एक तो बर्थ वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों का, जो ज़्यादातर देखा गया कि जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं या पैदाइश के वक्त जिनका वज़न जो है वो कम होता है, वो बच्चे ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं। चाइल्डहुड या अर्ली टीन्स के अंदर, एडोलेसेंस के अंदर वो मोटे हो जाते हैं। एक टेंडेंसी शायद कहा यह जा रहा है या रिसर्च ये सजेस्ट ये कर रही है कि शायद इन बच्चों को हम क्योंकि दे आर मेंट टू बी शॉर्ट या छोटे ही रहने के लिए बने थे और उनको हम बेसिकली खाना खिला के बड़े करने की कोशिश करते हैं, तो दैट्स वाई उनके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ उनमें ज़्यादा हो जाता है। दूसरे बच्चों के अंदर बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल आप देखें बाहर की एक्टिविटीज़ के मौके कम हैं। बिल्कुल। और ज़्यादा स्क्रीन टाइम और बैठे रहना, शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा कंज्यूम करना या फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा ही शायद बच्चों को पसंद होता है। ये एक से दूसरी ऑप्शन पे यही होता है कि ये नहीं पसंद तो वो नहीं, तो फिर बर्गर खा ले, और पेरेंट्स पे फिर मजबूर हो जाते हैं बच्चों को वो देने पर चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी वजह से ये ख़तरनाक ट्रेंड वाकई बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बच्चे जो है मोटापे का शिकार होते हैं, इवन अर्ली एज के। इसके अलावा कुछ और मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रीटेबल हैं। हार्मोन्स का डिसबैलेंस है इसमें, चूँकि वज़न जो है वो बहुत से हार्मोन्स की बैलेंस की वजह से कायम होता है, तो जिनके अंदर कुछ बीमारी का पार्ट भी हो सकता है। ये मोटापा बाज़ लोगों में आम या बच्चों में आम सिर्फ बैठने या खाने की वजह से नहीं है, और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। तो हर मोटे बच्चे को जो, एक तो पहली बात ये कि ये जो हमने एक ट्रेंड चलाया है ना कि वो हम कहते हैं जो मोटा है तो उसको कहते हैं सेहतमंद है। बिल्कुल। सो असल में इट्स द ऑपोजिट, ये उल्टा है। बिल्कुल। मोटापा सेहतमंदी की निशानी नहीं है। सो इसलिए हर बच्चे का एज के हिसाब से या परसेंटाइल एक वज़न क्या है या उसकी वेट जो उसकी हाइट वाइज वज़न क्या है, ये जानना ज़रूरी है पेरेंट्स को। और उसको अगर आपको बच्चा आपका लग रहा है कि मोटा है, अपने वेट रेंज से ज़्यादा है, तो उसको अपने मॉलिज को ज़रूर चेक कराएं, जिसमें पीड्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो हैं, उनको आप ज़रूर कंसल्ट करिए कि ये क्यों, इसकी क्या वजह है, क्या ऐसा वजह तो नहीं है जो ट्रीटेबल है या कोई बीमारी की शक्ल तो नहीं है जिसकी वजह से वज़न ज़्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली, एंड आई टोटली एग्री विद यू। हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हो चुका है, जबकि हम अपने बचपन की स्पेसिफिकली बात करूँ, हम बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स पे पेरेंट्स उनको बिठा देते हैं। तो ये गलती यहाँ पर एक पेरेंट्स की भी है कि वो बच्चों को इस तरह फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं लेकर जाते। हमारा आउटडोर वैसे भी लिमिटेड हो गया है, कुछ बहुत सारी सोशल नॉर्म्स हमारी डिफरेंट हो गई हैं। आप कहाँ मोहल्ले में आपको बच्चे खेलते नज़र आते हैं या पार्क्स के कम मौके हैं, तो हमें बेसिकली एज अ नेशन भी उसको, इस बात को भी उठाना चाहिए कि बच्चों के सेफ़ आउटसाइड जो प्लेइंग एरियाज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए एज एन बिल्कुल। इसी के साथ साथ एडल्ट ओबेसिटी की भी बात कर लेते हैं। डिफरेंट आपने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो जाता है। इसी के एक बेसिक कॉज हम PCOS में भी आ जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी एक कॉमन और बढ़ती हुई बीमारी है।
जो मोटापा है वो बेसिकली इस सारी इन बीमारियों की बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है, जिनमें ख़ास तौर पे यंग लड़कियों के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज का होना एक इसका एक कहने की शाख है, या इसके एक वन ऑफ द सिम्टम है जिस तरह ये प्रेजेंट कर सकता है। सो उनके अंदर अगर आप आम लफ्ज़ों में बताना चाहें तो उनको जो उनकी अंडेदानी है या ओवरीज जो कि फ़ीमेल्स के अंदर एक हार्मोन का मेन सोर्स है, जिसकी वजह से जनाना हार्मोन का, जिसकी वजह से हम फीमेल दिखते हैं। सो उसके ऊपर एक चर्बी की लेयर आ जाती है। सो अगर जो ऑर्गन की चर्बी के अंदर उस पर आ गया है तो हार्मोन्स अच्छा काम नहीं करते, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और इस हार्मोन का एक जो तनासुब है जिसकी वजह से हम एक खूबसूरत दिखते हैं या एक लीन पेटीट या एक वेट बैलेंस करते हैं, वो सारा मिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है। अमूमी सिम्टम्स के अंदर चेहरे पे मोटे बालों का आ जाना होता है, माहवारी का बेतरतीब हो जाना है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। और यही बच्चियां जब आगे फर्टिलिटी लाइफ में जाती हैं तो बाज़ औक़ात फर्टिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, एंड का प्रॉपर तरीके से अंडे साइज़ के नहीं हो पाते हैं और ये सारे मसले फेस होते हैं। और अगर हमल हो भी जाए तो हमल जब हो जाता है तो उसके अंदर हमल की शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इनके अंदर आगे जाके ज़िंदगी में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़े। सो ये सब कुछ PCOS क्या है बेसिकली, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं इसकी वजह से ही हैं। तो जितना भी बाद में मैंने देखा है काफ़ी PCOS के पेशेंट्स हैं जो कि बाद में प्रिकॉशंस की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे जितने भी आप मेडिकेशंस की तरफ है। तो सबसे बेसिक सजेशंस आप क्या देना चाहेंगी कि जिससे बचा जा सके इससे? इसमें बहुत सारी दवाइयाँ तो अवेलेबल हैं जो कि सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं। जैसे मुँह पे मोटे बाल हैं तो उसका इलाज मौजूद है, माहवारी का इलाज मौजूद है, मोटापे के लिए या उसकी जो जड़ काटने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं। सो मेक श्योर होना चाहिए कि वो दवा आपको शुरू हो गई है या कोई ऐसी दवा है जो कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो इसका मेन कॉज है या इंसुलिन का सही काम ना करना है, चर्बी की मिकदार ज़्यादा, उसको कोई चीज़ ट्रीट कर रही है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उस पर नंबर 1 ट्रीटमेंट है कि अपना जो लाइफस्टाइल है कि आपका कम वर्जिश है या वर्जिश ना होना है, खाना जो है वो फास्ट फूड के ऊपर ट्रेंड ज़्यादा है या वो चीज़ें जो मोटापा करती हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको हमने मॉडिफाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बीमारी से निजात पा लें तो आपको जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको यही गाइडलाइंस देगा कि अपना खाना चेंज करिए, वज़न कम करिए। जी, ये कहना तो वैसे बहुत आसान है कि आप अपना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, कि वज़न कम कर लीजिए। ये 1 लाइनर देना किसी को बहुत मुश्किल मतलब आसान बात है, लेकिन वाकई उसके जो वज़न कम करना है वो एज इट इज़ बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। बिल्कुल। सो इसके अंदर अक्सर लोगों को जो बेचारे पूरी ग़िज़ा का भी परहेज़ कर रहे होते हैं, वर्जिश भी कर रहे होते हैं अपनी पूरी जान के साथ या जो भी प्रिस्क्राइब्ड उनको टाइम दिया गया होता है, फिर भी वज़न नहीं कम कर पा रहे होते। तो उनके लिए हेल्प मौजूद है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की के लिए दवाएं मौजूद हैं उसके लिए। तो ज़रूर हेल्प लें कहीं ना कहीं, जहाँ भी आप अपना साइकिल जो है वो अपने डॉक्टर के साथ जाइए, उससे 1-to-1 डिस्कशन करिए कि क्या वजह है कि मेरा वज़न नहीं कंट्रोल हो रहा है। सो इसमें बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं आपके वज़न को इस तरह से रखने में। सो उनको जब भी जो भी वजह है जब उसको ट्रीट कर लेंगे तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। एग्जैक्टली, जब आप रूट कॉज पे जाएंगे तो ट्रीटमेंट भी आपका साथ ही आ जाएगा। डॉक्टर हफीज़ा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली 20s में उनका नॉर्मल वेट होता है, ठीक है, वो अपनी डाइट भी प्रॉपर रखते हैं कि हम वेट गेन नहीं कर सकते, लेकिन जब वो 30s और 40s में जाते हैं तो वेट गेन होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो उसकी क्या वजह है वैसे? जब भी उम्र बढ़ती है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो जिसे कहें कि आपकी एनर्जी पैदा करने की जो रफ्तार है सेल्स के अंदर वो कम हो जाती है। तो जो भी हम खाते हैं वो बेसिकली आप कह लें कि इस ईंधन है उस सारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को यानी जो एनर्जी जनरेट करने के लिए। सो जब भी हम आगे उम्र बढ़ती है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है, यानी आपको कम ईंधन चाहिए अपनी जिस्म चलाने के लिए। सो हम क्या है, हम अक्सर उसी रफ्तार से खा रहे होते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा अमूमी फैक्टर है जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। सो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप जी ऐसा नहीं, मोटापा ऐसा नहीं है कि आप एक सुबह उठे हैं और आप मोटे हैं। असल में ये एक इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, अननोटिसेबल होता है। ये मरीज़ एकदम आँख खोलते हुए कहते हैं कि ओह मैं तो इतना मोटा हो गया। सो उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। बिल्कुल। तो इसलिए अपना
जो मेंटेन रखने की अगर आप बात करें 30s 40s के अंदर वेट, तो अपना ज़रूर अपने एक्सरसाइज को देखिए कि आप क्या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर रहे हैं, या अपने अगर आप वज़न बढ़ रहा है तो अपनी एक्सरसाइज को, अपना स्केड्यूल को रिवाइज़ कर लीजिए। अपने खाने को ज़रूर देखिए, कोई ऐसी चीज़ जो आप हाई कैलोरी ले रहे हैं उसको आप कितना आपके वज़न के मुताबिक आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये अवेयरनेस हमें प्रॉपर नहीं है कि हमने कितनी किस कैलोरी के हिसाब से अपनी डाइट लेनी है, क्योंकि हमें यही कहा जाता है प्रॉपर ब्रेकफास्ट करो, और वो ब्रेकफास्ट भी हमारा बहुत हैवी होता है। उसके बाद फिर हम स्नैक ले लेते हैं, फिर लंच भी बहुत हैवी कर लेते हैं। तो एक प्रॉपर डाइट प्लान होना कितना ज़रूरी है, और उसके लिए कि आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट से रुजू करना चाहिए, या आप खुद भी घर बैठकर अपनी डाइट को पोर्शंस में प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारी इसकी गाइडलाइंस वैसे आप इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। अगर आप अमूमन जनरली आप अपने बारे में जानना चाहें, आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना BMI डालेंगे, वो आपको कैलोरी कैलकुलेट करके दे देगा कि इतनी कैलोरी आपने पर डे लेनी है। और ये फिटनेस प्लान आपको, और अगर आप नहीं उसको एक्सेस, बहुत सारे लोग क्योंकि अक्सर पेड भी होती हैं नहीं एक्सेस कर पाते हैं, ये लोकल हमारी चूँकि गाइडलाइंस उस तरह से डेवलप नहीं है, उसके अंदर आप डॉक्टर से रजू कर लें, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से रजू कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से रजू कर सकते हैं अपने डाइट प्लान लेने के लिए। और या जब भी कुछ सेंटर्स हैं जो बने हुए हैं जो ओबेसिटी को टैकल करते हैं, डील करते हैं, वो उनको आप ज़रूर स्पेशल सेंटर से रब्ता करें, क्योंकि हर मोटापा जो है वो सिर्फ खाने या बैठने की वजह से नहीं है। बार बार मैं ये कह रही हूँ आपके तवज्जुह से कि कुछ जो है वो बीमारी की का एक सिम्टम है मोटापा, तो उसको ज़रूर स्क्रीन करवाइए कि आपका मोटापा किस वजह से है। उसका इलाज होगा तो भी हो सकता है ठीक हो जाए। बाज़ लोगों में ये थायराइड के मसले की वजह से वज़न बड़ा होता है और अक्सर नहीं डायग्नोज हुआ होता, तो अगर आप थायराइड स्क्रीन, यानी डॉक्टर अगर आपको देख लेगा, उसको जो ट्रीटेबल कॉज है उसको स्क्रीन कर लेगा, उसके बाद आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान दे देगा कि जो आपके मुताबिक होगा। या आप जिस तरह से बाज़ लोग होते हैं वो रात को काम करते हैं, अब आप उनको नाश्ता ज़्यादा करने, हैवी करने कह दें तो वो उसके साथ नहीं चल सकते। सो जो डाइट प्लान है वो इनफरादी नौइयत का होना चाहिए, आपके मुताबिक होना चाहिए, आपकी डेली रूटीन के मुताबिक होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो आप डेली फॉलो कर सकें। ये नहीं कि आप जी आज जाके पता नहीं कौन सा फलाना आटा मिलता है और उससे उसकी रोटी खाएंगे तो वज़न। देखिए ये तो बड़ी चीज़ें हैं जो इस तरह की मार्केट में आ रही हैं, लेकिन ये आपको इसीलिए बता रही हूँ कि देखिए वो चीज़ करिए जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। Exactly. और वो चीज़ करिए जो आपके कल्चर का नॉर्म है, यानी आप रोटी हमारा नॉर्म है। अब कोई प्लान में अगर पेशेंट को दूंगी उसमें रोटी निकाल दूंगी तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। हो जाएगा, और आपका डाइट प्लान डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट हो सकता है। तो डॉक्टर हफीज़ा, एक कॉमन चीज़ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, आप जैसे कि अभी आपने कहा इंडिविजुअली सबका डिफरेंट लाइफस्टाइल और डिफरेंट डाइट प्लान होता है। जब हम डिफरेंट तरीके किस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हम जब वो डाइट प्लान अडॉप्ट करते हैं तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। जो चीज़ आपको सूट ही नहीं करती आप वही कर रहे हो, तो उसकी इनटेक या ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना जो कि आपको सूट ही नहीं करता, वो कितना हार्मफुल हो सकता है फिर आपके लिए? वो फिर उसमें ये है कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो आजकल कीटो डाइट जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस होके कर लेते हैं, या कोई और इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह से अनसुपरवाइज करते हैं। सो इस तरह की जो डाइट्स हैं जो बिल्कुल हट कर हैं, उसके अंदर आपका जो मिनरल या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ जो है ना अल्लाह मियां ने जो खाने के लिए बनाई है उसके अंदर सिर्फ एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है कि प्रोटीन है या फैट है या कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर कई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसीलिए तो कई किस्म के फल और कई किस्म के खाने हैं जो अल्लाह में। सो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस, डाइट मुतवाज़न ग़िज़ा उस चीज़ का नाम है जो हर चीज़ के बैलेंस में हो, वही सेहतमंद ग़िज़ा है। वही आपके जिस्म को सेहत और तवाना रखेगी, वही आपके बाल भी सही रखेगी, आपका वज़न भी ठीक रखेगी, आपकी हड्डियों को भी मजबूत। सो डाइट वो मुतवाज़न होनी चाहिए। सो जब आप एक ऐसी डाइट करते हैं जो हटके है या कीटो डाइट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट ये है कि अनसुपरवाइज जब आप करते हैं तो बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप आम जो रोटी के अंदर है या कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐसे ही बगैर नोटिस किए हुए जा रहे हैं वो निकल जाते हैं, जिसके नतीजे में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि मुश्किल, मतलब कि आपको मुश्किल में मुब्तला कर सकेंगे, किसी और तरफ में आप लग जाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी कोई डाइट करते हैं तो आप डायरेक्टली अंडर न्यूट्रिशनिस्ट ऑब्जर्वेशन करिए या किसी एक्सपर्ट के साथ करिए। जो यानी खुद आपने बिल्कुल भी इस तरह की डाइट्स को फॉलो नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे तो डॉक्टर हफीज़ा आप वेट लूज़ कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल
फिर एक चीज़ सही होती है और दूसरी ख़राब हो जाती है वाला होता है कि आउट ऑफ द फायर इनटू द मतलब वो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाली मिसाल बन जाती है। हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ जो वेट गेन ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सजेस्ट की जाती है कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं और वो यही कहते हैं कि हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? जी, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो उनको हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। यानी अगर आप अपने से बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, फॉर एग्जांपल 100 किलो के हैं, तो अगर हम आपको वॉक कराएंगे या वॉक करने का कहेंगे या कोई आपको वॉक करने का कहता है, तो आपके घुटने जो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ हैं, क्योंकि वो बेचारी बुनियादें इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए नहीं बनी थी ना, वो और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी और आपका जो घुटने वाले डॉक्टर हैं वो आपको कहेंगे अब तो नी रिप्लेसमेंट के अलावा चारा नहीं है। सो वो एक्सरसाइजेज जो नॉन वेट बेयरिंग है या वज़न जो है जो ना उठाने वाली वर्जिश, यानी जो जिसमें खड़ा नहीं होना या दौड़ना नहीं है, वो वाली वर्जिश है, जिसमें स्विमिंग है या और नॉन वेट बेयरिंग आप बैठ के बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको सजेस्ट कर देते हैं। सो ये बड़े ज़रूरी होते हैं। जो चल नहीं सकते उनको हम वो एक्सरसाइज बता सकते हैं जो वो बैठ के कर सकते हैं। एक्सरसाइज नाम है हिलने जुलने का, अपने मसल्स को स्केलेटल मसल्स को एक्टिव करने का, तो वो कई सूरतों में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वॉक या उससे हो। एग्जैक्टली, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट करनी चाहिए। डॉक्टर हफीज़ा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो रात को काम करते हैं और बहुत ऑफिस गोइंग लोग हैं जो ऑफिस में चेयर्स पर बैठे रहते हैं, बैठ के काम करना होता है, वो ये कहते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वो ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी नहीं है, वो डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी उस तरह से कॉजेज़ नहीं है उसके, तो फिर उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे उन पेशेंट्स को? कई लोग हैं जिनकी मजबूरी है बैठ के काम करना। वैसे तो हमारा एक वर्क कल्चर बन गया है ना एक जगह पे, हम इसको वैसे चेंज भी कर सकते हैं, वाई नॉट, क्योंकि सिटिंग, ये जो बैठना है, इसका रिस्क फैक्टर एक स्मोकिंग के बराबर है आपको। मैं अगर बताऊं, ठीक है, तो हम अब ये दिस इज़ कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। सो अगर आप बैठते हैं तो आपको दिल का अटैक होने के चांसेस उतने ही हैं जितने एक स्मोकर को हैं, अगर आप देर तक बैठे रहते हैं। सो हमने हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सो ये वर्क कल्चर बन गया। हम क्या अपने ऑफिसेज़ के अंदर इस कल्चर को मिल के चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप 15 मिनट के स्पैन में लगातार बैठे हैं तो वाई नॉट 5 मिनट के लिए उठ जाइए, अपनी ही चेयर के गिर चाहे चक्कर लगा के दोबारा बैठ जाइए। सो ये हम चीज़ें छोटी छोटी चेंजेस लाने से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे कर सकते हैं। या जैसे आप लंच ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं जाके, और खाने के बाद आप 5 मिनट उससे बचा लीजिए और उस 5-10 मिनट में आप चक्कर लगा लीजिए खाने के बाद एक अपने ऑफिस के बाहर का, पेरिफेरी का। 10 आवर्स की शिफ्ट है, आप उसमें वॉक आप उस ड्यूरेशन में भी करें, क्योंकि कुछ लोग सुबह कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम स्पेन में भी आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हल्की एक्टिविटी, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं कि आधा घंटा आप रोज़ाना दिन में वॉक करिए और हफ्ते में 5 दिन ज़रूर वॉक करिए। ये जो सजेस्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर, अक्सर प्लान आपको मिला होगा या अक्सर पेशेंट्स को मिलता है, तो उसको ज़रूरी नहीं आप आधा घंटा ही लगातार ही नहीं आपसे निकलता है, आप 10-10 मिनट की ब्रेक रख लीजिए। आप अपना तोड़ के ज़्यादा देर आप अवॉइड कर लीजिए सिटिंग को, बैठे हैं तो 15 मिनट लगातार उठ जाइए 5 मिनट के लिए। तो इन छोटी सी चीज़ें चेंज करने से, अपनी हैबिट्स चेंज करने से आप इससे बच सकते हैं। ये वज़न जो बढ़ रहा है आपका बिला वजह बढ़, आपको नहीं समझ आ रही है, तो ये चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जो डिफरेंट तरह के लाइफस्टाइल को अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर लेंगे, उसी के साथ साथ आप मोटापे से भी बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर हफीज़ा, एक कॉमन चीज़ हमने देखी है कि अगर कोई भी वेट गेन करना स्टार्ट किया है ना, तो हम अपने रिलेटिव्स को कॉल करने लग जाते हैं या हम वीडियोज़ देखने लग जाते हैं, या ऑलरेडी जो वेट जिसका ज़्यादा होता है उससे पूछते हैं कि तुम किस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हो या रही हो, हम उन चीज़ों को अडेप्ट करने लग जाते हैं, जबकि हम एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बड़ा कॉमन एक इशू होता है और अक्सर जो है ना लेट प्रेजेंटेशंस की, या जब अक्सर पेचीदगियाँ आ चुकी होती हैं किसी भी बीमारी की वजह से, तभी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में यही है कि हम जो है जनरली एक दूसरे से ज़्यादा पहले मशवरा लेते हैं। देखिए, आप अगर घर बनवाना चाहते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? साथ वाले फ़ोन करके अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि कितने कमरे कहाँ से किसके नहीं ना, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आप प्रॉपर नक्शा अप्रूव करवाते हैं इस तरह।
और जब बनवाना होता है तो आपका एक एक वो राज आता है जो कि सारे अपने असिस्टेंट्स लेकर आते हैं, इसी तरह ही ना। सो व्हाई नॉट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब आप अपनी सेहत के बारे में इतने लापरवाह क्यों हैं कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो पहले अम्मी से पूछ लें, बाजी से पूछ लें, साथ वाली से पूछ लें। मतलब आप डॉक्टर के पास जाइए, एक प्रॉपर आप अपने प्रोफेशनल के पास जाइए, उससे अपना प्लान लीजिए, उससे डिस्कस करिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो वो आपको देख के आपको सजेस्ट करते हैं वो एक बेहतर और आजमूदा किस्म का आपको रिसर्च के आपको इफेक्ट्स भी नज़र आएंगे। जबकि आपने किसी कज़न से पूछ लिया, उसने कहा मैंने ये डाइट ली थी, तुम भी ये कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला। और देखिए जी, कोई भी आप चीज़ लेते हैं, दवा, तो हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या किसी से पूछ के कोई मशवरा करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब डॉक्टर आपको दवा लिखता है तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दवा लिख रहा होता है। सो अगर उसके दवा से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो आपको दवा लिख के देता है, सजेस्ट करता है प्लान। सो अगर आप किसी से पूछ के शुरू कर लेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? वो तो कह देगा कल के हमने तो जी मैंने तो इस तरह लिया था, आपने सही तरह नहीं ली होगी, मैंने तो दूध के साथ ली थी, आपने पानी के साथ ले ली होगी। तो यही माइनर सा डिफरेंस है। आपके पास डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आप उनके पास जाएँ अपना प्रॉब्लम लेकर, तो डेफिनेटली वो आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट बताएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज़ा फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट वाज लवली। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।